नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम उत्तराखंड का महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड कांग्रेस में विधानसभा चुनाव के दौरान उपजी आपसी कड़वाहट और नए प्रदेशाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष को लेकर हुई नाराजगी और अंतर्कलह अब थमने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के बाद से भी लगातार कांग्रेस में गुटबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। दरअसल कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की ताजपोशी में कांग्रेस के 19 विधायकों में से केवल 8 ही उनके कार्यक्रम में दिखे और 11 नदारद रहे। ये नाराजगी नहीं तो क्या है। दूसरी ओर आज कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष ने कार्यभार ग्रहण किया और उस प्रोग्राम में भी कांग्रेस के कई दिग्गज नदारद दिखे। यानी कांग्रेस अपने लोगों में एकता और सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस से विधायक नाराज हैं, वहीं माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विधानसभा की चंपावत सीट से ही उपचुनाव लड़ेंगे। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने इसके लिए धामी को हरी झंडी दे दी है। धामी ने अपने 3 दिवसीय दिल्ली दौरे के दौरान इस संबंध में केंद्रीय नेताओं के साथ मंथन किया। वर्तमान में चंपावत से कैलाश गहतोड़ी बीजेपी के विधायक हैं और उन्होंने ही सबसे पहले मुख्यमंत्री के लिए अपनी सीट छोड़ने की पेशकश की थी। देखिए, कांग्रेस तो एक डूबता हुआ जहाज है जो जिसका अंदेशा भारतीय जनता पार्टी को और जनता को तो पहले ही लग चुका था, लेकिन आज जो उनके विधायक हैं और जो उनके कार्यकर्ता हैं उनको पूरी तरीके से ये पता लग चुका है कि कांग्रेस डूबता जहाज है। इस पे बैठने से तो हम भी डूब ही जाएंगे और साथ में हम राष्ट्र के साथ गद्दारी करेंगे, क्योंकि आज की डेट में ये पार्टी एक गद्दार पार्टी के रूप में जानी जाती है। तो इसीलिए इनके विधायक जो थे, 11 विधायक जो थे वो गायब रहे, बिल्कुल वैनिश हो गए वो उस प्रोग्राम से जो कांग्रेस का कल था, जो उनके पद ग्रहण का प्रोग्राम था उनके अध्यक्ष के। तो बड़े दुख की बात है कि आज जब उनके अपने विधायक ही विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कांग्रेस के ऊपर, तो एक आम जनता कैसे विश्वास करेगी, ये सोचने का विषय है। और साथ ही देखिए, जो आप कह रहे हो कि कैलाश जी जो हैं सीट छोड़ना चाहते हैं धामी जी के लिए और ऐसा लग रहा है, तो आज कोई बड़ी बात नहीं, कैलाश जी हो या कोई भी हो। हम तो अपनी बात कर अपनी पार्टी की तो खैर हमारे क्योंकि सभी नेताओं के बड़े लाडले हैं हमारे धामी जी, तो सभी चाहते हैं कि और तैयार भी हैं कि हम अपनी अपनी सीट दे दें ताकि धामी जी लड़के जो हैं वापस अपनी जगह स्थापित कर सकें। तो लेकिन दूसरे विधायक भी, दूसरी पार्टी के विधायक भी चाहते हैं कि कोई बात नहीं, हम भी ये सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है आपस में कि एक इंसान सिर्फ एक सीट लेना चाहता है और उसको कई लोग उनको सीट देना चाहते हैं, तो कुछ बात तो होगी। अरे प्रीतम भाई हमारे नेता हैं। मैंने कहा ना, कल भी कहा, वो कोई गुट नहीं, कोई खेमा नहीं, कांग्रेस एकजुट हो। और कांग्रेस में मैंने कहा ना, एकता में ताकत है। आज माननीय प्रीतम सिंह जी के क्षेत्र में वो कल एक दुर्घटना हादसा हुआ है, ये परिवार में मौत हो गई। आज 10-11 माननीय विधायक हमारे, हरीश धामी जी के संपर्क में हैं? मैं लगातार संपर्क में हूँ, सबके संपर्क में। मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपनी जिम्मेदारी से यशपाल आर्य विमुख नहीं हो सकता। मैं अगर पार्टी हाईकमान ने यशपाल आर्य को ये दायित्व दिया है, ये जिम्मेदारी दी है, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने परिवार को समेट कर रखूँ, उनको साथ लेकर चलूँ। ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं उम्र में बड़ा नहीं हूँ, मैं नेता प्रतिपक्ष के रूप में यशपाल आर्य का दायित्व है, जिम्मेदारी है। मैं पूरे अपने कुनबे को संभाल के रखूँ और हम मिलकर काम करेंगे। माननीय विधायकों की सहमति से काम होगा। उस लड़ाई को अकेले यशपाल आर्य नहीं लड़ सकता है, हम सब मिलकर लड़ेंगे, सदन में लड़ेंगे और सड़क पर लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव के दौरान उपजी आपसी कड़वाहट और नए प्रदेशाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष को लेकर हुई नाराजगी और अंतर्कलह अब थमने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के बाद से भी लगातार कांग्रेस में गुटबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। दरअसल कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की ताजपोशी में कांग्रेस के 19 विधायकों में से केवल 8 ही उनके कार्यक्रम में दिखे और 11 नदारद रहे।
ये नाराजगी नहीं तो क्या है। दूसरी ओर आज कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है और उस प्रोग्राम से भी कई कांग्रेस के दिग्गज नदारद दिखे, यानी कि कांग्रेस अभी भी अपने लोगों में एकता और सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस से विधायक नाराज हैं, वहीं माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विधानसभा की चंपावत सीट से ही उपचुनाव लड़ेंगे। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने इसके लिए धामी को हरी झंडी दे दी है। धामी ने अपने 3 दिवसीय दिल्ली दौरे के दौरान इस संबंध में केंद्रीय नेताओं के साथ मंथन किया। वर्तमान में चंपावत से कैलाश गहतोड़ी बीजेपी के विधायक हैं और उन्होंने ही सबसे पहले मुख्यमंत्री के लिए अपनी सीट छोड़ने की पेशकश की थी। तो उत्तराखंड कांग्रेस में विधानसभा चुनाव के दौरान उपजी आपसी कड़वाहट और नए प्रदेशाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष को लेकर हुई नाराजगी और अंतर्कलह थम नहीं रही है। विधानसभा चुनाव के बाद से भी लगातार कांग्रेस में गुटबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ऐसे में एक बार फिर से कांग्रेस को साल 2016 में हुई बगावत की कड़वी यादें डराने लगी हैं। दरअसल कांग्रेस ने हाल ही में प्रदेश नेतृत्व में बदलाव किया है, जिसका कई विधायक पुरजोर विरोध कर रहे हैं। अंदर खाने कुछ नाराज विधायकों के बीजेपी के संपर्क में होने की भी खबरें आ रही हैं। हालांकि विधायकों को अपनी विधायकी बचाने की भी चिंता है, क्योंकि दल बदल कानून से बचने के लिए 2/3 विधायक एकजुट होने जरूरी हैं। इस बार कांग्रेस के 19 विधायक जीत कर आए हैं। इस तरह से 13 विधायक टूटने पर ही विधायकी बची रहेगी। कांग्रेस हाईकमान ने हाल ही में करण माहरा को प्रदेश अध्यक्ष, यशपाल आर्य को नेता प्रतिपक्ष और भुवन कापड़ी को उपनेता प्रतिपक्ष बनाया है। इनकी ताजपोशी के बाद से ही बगावत बढ़ती जा रही है। पूर्व में नेता प्रतिपक्ष रहे प्रीतम सिंह भी कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। विधायक हरीश धामी, मनोज तिवारी, मदन सिंह बिष्ट, राजेंद्र भंडारी, ममता राकेश, विक्रम सिंह नेगी, मयूख मेहर, खुशहाल सिंह अधिकारी जैसे विधायक भी नाराज बताए जा रहे हैं। वहीं राजनीति के जानकार इसे प्रेशर पॉलिटिक्स भी कह रहे हैं। उनका कहना है कि अगर नेता प्रतिपक्ष पर कांग्रेस अपने कदम पीछे खींच ले तो विरोध के सुर यहीं रुक सकते हैं। बता दें कि साल 2016 में भी कांग्रेस के 9 विधायकों ने बगावत कर दी थी। तब इन सभी विधायकों को अपनी विधायकी से हाथ धोना पड़ा था। इस बार बगावत के सुर तो उठ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का बागी खेमा विधायकी बचाने के लिए भी प्रयासरत है। और चलिए इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 2 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। शोभा राम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, और सत्यवीर चौहान जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। शोभा राम जी, आपके यहाँ पर गुटबाजी और अंतर्कलह की खबरें जो हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। ये दौर नहीं थम रहा है सर। अब जो तस्वीरें करण माहरा की ताजपोशी से सामने आई, नेता प्रतिपक्ष के पदभार ग्रहण कार्यक्रम से सामने आई, उनको देखकर यही लग रहा है कि कुछ विधायक अभी भी नाराज हैं, इसलिए वो इतने बड़े कार्यक्रमों में भी नहीं पहुंच पा रहे। देखिए, सबसे पहले तो आपको नमस्कार जी सर। ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो है कुछ विधायक जो है ना अपने व्यवस्था के कारण, क्योंकि हमारे जो नेता प्रतिपक्ष थे प्रीतम सिंह जी, उनके क्षेत्र में दुर्घटना हो गई थी। 3-4 लड़के, नौजवान लड़के वहाँ पर मर गए थे। उनके क्षेत्र में बहुत ही बड़ी ये दुर्घटना हुई, इस कारण वो नहीं आ पाए। ये सबसे बड़ी दुर्घटना थी उनके लिए। वहाँ पर क्षेत्र में जनता के साथ जाना बहुत जरूरी था। सारे जो यंग लड़के थे और जो है कोई रेलवे में था, कोई इनकम टैक्स में था, तो वहाँ पे चुपका माहौल घड़ी की पिछली घड़ी में उनके साथ रहना बहुत जरूरी था विधायक जी का, इसलिए वो वहाँ पे गए थे। सर बात ये है ना कि करण माहरा जब ताजपोशी उनकी हो रही थी तब कितने विधायक रहे उनके कार्यक्रम में? महज 8 विधायक, 11 विधायक नदारद दिखे थे। तो 11 के 11 विधायकों को एक साथ कोई जरूरी काम आ गया? 8 विधायक वहाँ थे, लेकिन जो है ना सत्य आप देखिए भगवानपुर के जो विधायक थी ममता राकेश, उनके क्षेत्र में कितना बड़ा बवाल हो रखा है। वो वहाँ तो वेस्ट थे, तो इस तरीके से कई घटनाएं ऐसी घट चुकी है जिनमें वहाँ पे उनका रहना बहुत जरूरी था। अभी भी वहाँ पे जो है ना तनावपूर्ण स्थिति है भगवानपुर में लड़की के साथ, और जो स्थिति अभी
बहुत ही नाजुक है वहाँ पर, इस वजह से वो लोग नहीं आ पा रहे हैं। चलिए ठीक है। सत्यवीर चौहान जी, जानकारी मिल रही है कि चंपावत की सीट से ही मुख्यमंत्री धामी इस बार उपचुनाव लड़ेंगे। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं और पहले भी आपके चैनलों में स्पष्ट करने देना किया था। पूरे के पूरे विधानसभा 70 विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं की डिमांड है कि यहां से लड़े, मगर उनको समझाना पड़ता है कि कुछ बंदिशें हैं, जिसमें प्रमुख है कि भाई कुछ सीटें रिजर्व सीटें हैं, तो उनके अलावा जितनी भी सीटें हैं वहां से धामी जी कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं और कहीं जहां से भी चुनाव लड़ेंगे भारी बहुमत से जीतेंगे। हमें तो इसमें मगर कार्यकर्ताओं की जिस प्रकार से भावना है कि भाई हमारे यहाँ से भी चुनाव लड़ो, 70 की 70 विधानसभाओं से कार्यकर्ता निरंतर उनसे संपर्क बनाए हुए हैं, मगर हम उनको समझाना पड़ता है बार बार कि बंदिशें हैं, जो रिजर्व सीटें हैं वहां से नहीं लड़ सकते। वो संवैधानिक स्थिति ऐसी है कि उससे हम चाह के भी नहीं कर सकते, मगर बाकी जो सीटें हैं वहां पर हमें कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे हमें चुनाव तो हमें धामी जी को तो केवल चुनाव में जाना है, चुनाव तो कार्यकर्ता और संगठन लड़ाएगा और भारी बहुमत से जीतेगा। और इसके अलावा तो हमारा बिल्कुल भी ये आपका प्रश्न वाजिब है कि भाई चुनाव लड़ना है, 6 महीने के अंदर चुनाव लड़ना है, संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा करना है, उस प्रक्रिया के लिए हम बढ़ चुके हैं और आने वाले समय में आप देखेंगे और मीडिया का भी एक सार्थक एक रोल होगा जिस प्रकार से हमारी सरकार कार्य कर रही है, हमारे मंत्रीगण निरंतर कार्य कर रहे हैं, मुख्यमंत्री निरंतर फैसले ले रहे हैं और जनता को राहत देने का कार्य कर रही है। और जो हमें मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों से या कहीं से और जगह से सुझाव मिल रहे हैं कि किस प्रकार सरकार को ये कार्य करने चाहिए, जनता के हित में, प्रदेश के हित में है और ये होना चाहिए। उस और भी हमारा ध्यान निरंतर लगातार है। जनता दरबार में आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री के यहाँ काफी संख्या में लोग आ रहे हैं, उनकी जो दिक्कतें हैं उनको मुख्यमंत्री सुन रहे हैं और उसका तत्काल निदान भी कर रहे हैं और अपने अधिकारियों को उनके किसी तरह की उन्हें आने वाले समय में दिक्कत ना हो। और मुख्यमंत्री दरबार में जिस प्रकार से रुझान में देखने को मिल रहा है वो एक बहुत सुखदायी है। आने वाले समय में उत्तराखंड एक बहुत अच्छी स्थिति में होगा और हम तो अभी केवल 4 धाम की यात्रा है, उसके लिए पूरी सरकार लगी हुई है और आने वाले समय में अधिक से अधिक पर्यटक यहाँ पर आएंगे। जिस प्रकार का आपने देखा होगा कोविड काल में भी दूसरे प्रदेशों के लोग यहाँ पर आए थे, क्योंकि पर्यटन देखो 4 धाम तो है ही, आस्था का केंद्र तो है ही, देवभूमि के नाम से भी है, ये सैनिक भूमि के नाम से भी है ही, मगर आने वाले समय में जिस प्रकार से यहाँ पे पर्यटक आएंगे उनके लिए हम निरंतर कार्य करने की ओर बढ़ चुके हैं। और ये तो संवैधानिक प्रक्रिया है कि मुख्यमंत्री जी को चुनाव लड़ना ही लड़ना है, उसके लिए कार्यकर्ताओं ने जमीनी स्तर पर कार्य कर चुके हैं और आने वाले समय पे आपको एक सुधारी रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है संगीता शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी के भीतर अभी जो कुछ भी चल रहा है वैसे तो वो उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन मुख्य विपक्षी दल है उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी, तो ऐसे में एकजुटता, मजबूती बेहद जरूरी है। जो कुछ भी करण माहरा के कार्यक्रम में देखने को मिला कि 11 विधायक नदारद रहे, उसे शोभाराम जी के द्वारा कहा जा रहा है कि सभी को कुछ ना कुछ काम था इसलिए वो कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए। आपको भी ऐसा ही लगता है कि किसी कारणवश या किसी अपने निजी कार्यक्रम की वजह से वे करण माहरा की ताजपोशी में नहीं पहुंचे? देखिए, कांग्रेस में अंतरकलह है, चुनाव से पहले, चुनाव के समय और आज भी उसी तरह से दिखाई दे रहा है। जब इनके प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष बना दिए जाते हैं तो अंतरकलह कहीं ज्यादा उभर करके सामने आ जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उनको कुछ ना कुछ काम होगा या इतने वो काम में व्यस्त थे कि अपने अध्यक्ष के देहरादून में पार्टी ऑफिस नहीं पहुंचे समारोह के दौरान। और इनके खुद के विधायक जो कई बार सुनने में आ रहा है कि पार्टी छोड़ करके भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं, कभी ये अलग पार्टी बनाने वाले हैं। और जो हरीश धामी धारचूला से विधायक हैं इनके, उन्हें वहां की जनता ने कांग्रेस की सीट से उनको जिताया, कांग्रेस के दल का विधायक उनको बनाया और वो अब बात कर रहे हैं कि धामी जी के लिए मैं अपनी सीट छोड़ने को तैयार हूँ। तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के जो विधायक हैं वो जनता के बारे में भी नहीं सोचते कि उनके साथ हम कितना बड़ा मजाक कर रहे हैं कि उन्होंने हमें वोट दिया कांग्रेस के नाम पर और आज हम धामी जी के लिए अपनी सीट छोड़ देंगे। और लगातार जो है वो लगातार सामने आ रहा है और उन्होंने तो इतना तक कह दिया कि वो आने वाले समय में कांग्रेस से चुनाव नहीं लड़ेंगे। और दूसरी तरफ हरीश रावत जी जिस तरह से ट्वीट कर रहे हैं आजकल उनके दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि मैं राजनीतिक रूप से और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी स्थान परिवर्तन करना चाहता हूँ। तो कहीं ना कहीं वो दिल्ली जाने के मूड में है, कभी वो कुछ और ट्वीट कर देते हैं,
ठीक है, तो किस तरह से उनके मन में भी चल रहा है कांग्रेस ये का जवाब समझ तो में। शोभाराम जी ही देंगे कि आखिर चल क्या रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। शोभाराम जी, आप ही का रुख करेंगे सर, बताइए चल क्या रहा है और वाकई में ये बात गले नहीं उतर रही है कि एक साथ 11 विधायकों को बड़ा भारी भरकम काम आ जाता है कि वो नहीं आ पाए और पहले से डिसाइडेड था ये कार्यक्रम। तो इसके अलावा बात ये भी है कि हरीश धामी कैसे कह रहे हैं कि मैं पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी सीट छोड़ दूंगा। ये कौन सा शिष्टाचार उनके द्वारा दिखाया जा रहा है? नहीं, मैं आपको इतना जरूर कहना चाहूंगा, कोई भी विधायक भाजपा ज्वाइन करने वाला नहीं है। मैं आपको आश्वस्त कराना चाहता हूँ, कोई भी विधायक भाजपा ज्वाइन नहीं कर रहा है। आप इस गलतफहमी में न रहिए कि भाजपा ज्वाइन कर रहा है। कोई भी विधायक जो है भाजपा ज्वाइन नहीं करेगा। आप बड़ा वो हो सकती है, बैठे थे, कोई ऐसा नहीं है कि यशपाल आर्य जी को भी प्रीतम सिंह जी के यहाँ गए, मैं मौजूद था, उनको पुष्प गुच्छा भेंट करके उनको जो है बधाई दी। करण महाराज जी को भी बधाई दी है, ऐसा नहीं, लोगों ने उनको बधाई दी है, लेकिन किसी कारणवश ये लोग जा सकते हैं, अपनी नाराजगी हो सकती है, नाराजगी भी स्वाभाविक है। भाई माननीय प्रीतम सिंह जी सीनियर नेता, उनके ऊपर लांछन लगाया जा रहा है कि इन्होंने गुटबाजी को हवा दी है। मैं हम इस चीज से सहमत नहीं। वो इस टाइप के नेता है ही नहीं, वो साफ छवि स्वच्छ राजनीति करते हैं, वो जो कहते हैं वो करते हैं। वो उनके अंदर जो इस टाइप की अब यही तो आपके यहाँ पर सर अन्याय होता है ना शोभाराम जी। आप खुद मान रहे हैं कि प्रीतम सिंह ने ऐसा नहीं किया और एक सीनियर नेता लगातार उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। अब कार्रवाई किस पर हुई? आप देख लीजिए, प्रीतम सिंह को उनके पद से हाथ धोना पड़ा, लेकिन देवेंद्र यादव वहीं के वहीं है सर। देवेंद्र यादव पर क्या एक्शन लिया गया या फिर उनको लेकर क्या कहा गया? किसी ने कुछ नहीं कहा और वो लगातार ये रिपोर्ट सौंपते रहे कि प्रीतम सिंह ने गुटबाजी की है। ये अन्याय क्यों होता है सर कांग्रेस पार्टी में? बैठक हुई, सब लोगों की बैठक हुई, इन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की और जो भी इनकी नाराजगी थी, इन्होंने सीधा सोनिया गांधी से अपना जो नाराजगी थी वो जो है उन्होंने व्यक्त की है और सोनिया गांधी से इन्होंने मिलने का भी टाइम मांगा है और ये अपनी बात रखेंगे। जो भी कुछ होगा उसमें सोनिया गांधी जी के सामने निर्णय लेंगे, सोनिया जी निर्णय लेंगी, उनके सामने अपनी बात रखेंगे। चलिए, आपने ये तो स्वीकार किया कि नाराजगी है इस समय संगठन में, उत्तराखंड में। नाराजगी की क्या बात है? नाराजगी तो स्वाभाविक होती है, हर आदमी को होती है। जब किसी को कोई काम किया था, कभी तो किसी को जबरदस्ती कोई पद दे दिया जाता है, वो मना करता है, और फिर कभी जब उसको वो देते हैं तो उसको छीन लिया जाता है। तो सीनियरिटी के हिसाब से उसको सब कुछ देखना चाहिए, ऐसा नहीं है। सीनियरिटी में बहुत कुछ चीज होती है। प्रीतम सिंह जी को पुराने नेता, 6 बार के विधायक है, वो ये नहीं है कि 1 बार 2 बार के विधायक है, उनका हक बैठता है। लेकिन उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की, जो भी है बैठे, उन्होंने सबने अपनी नाराजगी व्यक्त की, लाइन प्रस्ताव पास किया और जो है सोनिया गांधी जी के सामने अपनी बात रखेंगे। जो भी बात होगी, निर्णय जो है सोनिया जी ने लेना, हाईकमान ने लेना, जो निर्णय लेना। ठीक है सत्यवीर चौहान जी, हरीश रावत ने ये बात साफ तौर पर कही है कि 2027 का मैच अभी बाकी है और वो बैटिंग करने के लिए तैयार है। अब समझ ये नहीं आ रहा है कि वो दिल्ली से राजनीति करना चाहते हैं या फिर अभी कुछ समय दिल्ली में गुजारेंगे और उत्तराखंड में जब फिर से चुनाव होंगे तो आ जाएंगे उत्तराखंड में और फिर से उन्हें बैटिंग करनी है। अब फिलहाल तो हरीश रावत की वो स्थिति हो गई है कि भाई कांग्रेस के लिए वो दुविधा है या अपने लिए दुविधा हो गए हैं वो। तो हरीश रावत अगर जो भी बोलते हैं तो उसको अब सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको आप देख ही चुके 2017 में 2 सीटों से चुनाव आ रहे हैं। इतिहास बनाया है कि कोई मुख्यमंत्री 2-2 जगह से सीटें चुनाव लड़ा है उत्तराखंड में पहली बार। दूसरी बात, इस बार फिर चुनाव लड़े, तो उन्होंने ये मतलब अपने ऊपर जिम्मेवारी ना लेके उन्होंने कार्यकर्ताओं पे, जिस प्रकार का कांग्रेस का चरित्र और नीति हमेशा से रही है कि अगर जीत होती है तो गांधी परिवार की हार होती है, तो कार्यकर्ताओं की हार होती है। तो जब यहाँ पर लाल कुआं में रिजल्ट आया तो उन्होंने बोला कि मुझे तो कार्यकर्ता इस प्रकार से बूथ पे खड़े हुए थे जैसा मेरा उनसे पता नहीं कौन सा ऐसा कलह था कि मैं 10 राउंड तक आगे ही नहीं निकल पाया। तो उनकी स्थिति हो गई, ना तो उनकी पूछ यहाँ उत्तराखंड कांग्रेस में हो रही है ना दिल्ली में हो रही है।
अब वो इस प्रकार के आने वाले समय में भी बयान देते रहेंगे। तो मैं मीडिया को भी कहूंगा और यहाँ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, जो बेचारे दिन रात का इनके लिए लगे हुए हैं, खून पसीना बहा रहे हैं, और इनकी अहमियत को कांग्रेस का कोई भी नेता नहीं दे रहा है कि भाई जिस प्रकार से वो कार्य कर रहे हैं, इस अंतरकलह में भी, इस बिखराव में भी, और तब भी वो उसके लिए लगा हुआ है। तो मैं तो यही कहूंगा हरीश रावत जी को कि अब वो राजनीतिक संन्यास ले ले और जो कांग्रेस की नई पीढ़ी है उसको आने दे। और यहाँ के जिस प्रकार के अंतरकलह देखने को आपने आज के अखबारों में देखा होगा, किस प्रकार बड़े बड़े जो अखबार है उनमें आया है कि भाई 11 इनके प्रदेश अध्यक्ष आए हैं, मंच को सजाया है, उस मंच पे 11 विधायक उपस्थित नहीं रहे। वैसे ही इनकी संख्या 19 है। जनता ने इनको सरकार में आने का तो न्योता नहीं दिया, मगर एक विपक्ष के नाते और एक संगठन को, कांग्रेस का संगठन मजबूत हो, वो भी कल आपने देख ही लिया किस प्रकार से अंतरकलह उनके अंदर है। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, हर प्रदेश की इनकी स्थिति है, कौन उत्तराखंड में ये नया नहीं है जिस प्रकार की ये अंतरकलह। मैं तो इतना ही कहूंगा, हरीश रावत इनके वरिष्ठ नेता है, इनको सागर मंथन करना चाहिए। मैं सागर मंथन इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस इस लोकतंत्र की, भारत के लोकतंत्र की सबसे पुरानी पार्टी है, और इतनी इज्जत तो देनी बनती है और इतनी इज्जत देनी भी चाहिए और हम देंगे भी। मगर अब ये ऐसा होता है ना कि जब जब सागर मंथन होता है तो उसमें जिस प्रकार इन्होंने, जब इनका चिंतन शिविर इन्होंने लगाया था ऋषिकेश में, तो वहां पर भी इन्होंने कहा था कि यहाँ से अमृत निकलेगा, मगर इनको ये ज्ञान नहीं है और उसी ज्ञान में ये सब कुछ खो बैठे आज की डेट में कि भाई जब जब सागर मंथन होता है तो वहां से विष भी निकलता है और जहर भी निकलता है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई विष भी निकलता है, जहर भी निकलता है। अब जो विष भी निकलता है, अमृत भी निकलता है। जो तो अमृत निकलता है वो तो सोनिया गांधी या गांधी परिवार को देते हैं, और जो विष निकलता है या प्रदेश अध्यक्ष कार्यकर्ताओं को देते हैं। तो आज की स्थिति में मैं ये कहना चाहता हूँ, एक मुहावरा है कि जब ये गाली और विष को, तो अभी मैं ये कहना चाहूंगा, गाली का मतलब अगर ये सोचेंगे तो कि क्या बोलते हैं कि गाली का मतलब हुआ दोषारोपण, ठीक है। ताली का मतलब हुआ वाई तो अपने लिए और गाली कार्यकर्ताओं के लिए दोषारोपण कर देते हैं। मगर मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई जब सागर मंथन होता है तो वहां से विष भी निकलता है और अमृत भी निकलता है। अगर नेतृत्व को विष पीना होगा तो विष पीना चाहिए, अगर अमृत निकल रहा है तो अमृत कार्यकर्ताओं को भी, अपने आप को भी। भाई विष पी के नीलकंठ भी बनते हैं और मरते भी है, मतलब विष पी के शंकर भगवान भी बनते हैं। तो आज इसकी स्थिति में हरीश रावत उस स्थिति में पहुंच गए हैं कि ना तो उनकी विष मिल रहा है ना अमृत मिल रहा है। तो मैं कहना चाहूंगा जो उनका राजनीतिक अनुभव है वो कांग्रेस पार्टी को दे और इसी दिशा में कार्य करे। नहीं तो आने वाले समय में जिस प्रकार का हश्र उन्होंने कांग्रेस पार्टी का किया है, जो कल देखने को मिला है, और कांग्रेस के कार्यकर्ता कल हमारे संपर्क में थे कि यह स्थिति देख के हमें बड़ा दुख होता है। मगर हम तो फिर भी ये चाहते हैं कि कांग्रेस मजबूत हो, एक मजबूत विपक्ष दे। लोकतंत्र के लिए ये बहुत ही अच्छा होगा और हमारी सरकार चलाने में भी मदद होगा, क्योंकि जो विपक्ष होता है वो संवैधानिक पद के तहत काम करता है। मगर इनको कौन समझाए। आज स्थिति यह है कि अब ये प्रदेश अध्यक्ष कौन बने, नेता प्रतिपक्ष बने, और प्रदेश अध्यक्ष ये क्यों बन गए, ये नेता प्रतिपक्ष कौन क्यों बन गए। हमें तो इन सब चीजों से कोई लेना नहीं है, मगर हम तो उत्तराखंड के चौमुखी विकास के लिए आगे बढ़ चुके हैं और इस कार्य के लिए ही हमें जनता ने जनादेश दिया है, और जनता के जो जनादेश दिया है और आशीर्वाद दिया है उसके लिए हम दिन रात कार्य कर रहे हैं। चलिए ठीक है। अब संगीता जी, मेरा सवाल ये है कि संगठन में बिखराव तो आपकी पार्टी में भी हो ही गया था उत्तराखंड की, अगर मैं बात करूं तो आप क्या कर रहे हैं इस बिखराव को कम करने के लिए या खुद को एकजुट करने के लिए, क्योंकि फिर से आपको स्थापित तो करना ही पड़ेगा उत्तराखंड में खुद को। आने वाले समय में आपको भी चुनावों में फिर से जाना है। हरीश रावत तो अभी से तैयारियों में लग गए हैं। पल्लवी जी, आम आदमी पार्टी का भी नया संगठन बनने वाला है और बहुत जल्दी इस पर लगातार काम हो रहा है और बहुत जल्दी सबके समक्ष होगा कि संगठन में किसको क्या जिम्मेदारियां दी जाएंगी। और रही बात कांग्रेस की, तो देखिए चुनाव जब हारते हैं ये, तो जो देवेंद्र यादव इनके प्रभारी जी हैं उन पर कोई गाज नहीं गिरती, और जो चुनाव लड़वाते हैं, मेहनत करते हैं अध्यक्ष जी, उनसे इस्तीफा मांग लिया जाता है, गणेश गोदियाल जी से। तो कांग्रेस का तो प्रचलन ही अलग है कि जिन्होंने चुनाव लड़ाया उन्हें इस्तीफा मांग लिया जाता है, और वो खुद ये कह रहे हैं कि जो प्रभारी जी हैं उन्होंने हमारी बात को ऊपर तक सही ढंग से नहीं पहुंचाया, और मैं कभी भी किसी एक की गोद में जाकर के नहीं बैठा, किसी एक पक्ष की बात नहीं की। तो लगातार जो कांग्रेस का अंतरकलह है वो इन्हें खुद ही खत्म कर रहा है। कभी इंदिरा गांधी ने कहा था कि कांग्रेस ही कांग्रेस को खत्म करेगी, तो वो अब कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है
कि कांग्रेस ही कांग्रेस को खत्म करने में लगी हुई है। आप किसी भी अदर स्टेट में भी देख लीजिए तो ये लगातार इनका ग्राफ नीचे ही गिरता जा रहा है और कांग्रेस धीरे धीरे खत्म हो रही है, क्योंकि ये आपस में ही लड़ रहे हैं। तो ये जनता के लिए क्या काम करेंगे, जनता के बारे में क्या सोचेंगे या किसी राज्य के बारे में क्या सोचेंगे, ये उस सोच तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपसी कलह में ही ये जूझे हुए हैं। अब यहाँ पर सवाल तो यह है जब तक संगीता कांग्रेस जी इस कि एक चीजों को तरफ कहा जाता है कांग्रेस पार्टी के लिए कि आपको नई पीढ़ी को मौका देना चाहिए, नए लोगों को मौका देना चाहिए। अब जब उन्होंने कुछ ऐसा करने की कोशिश की है तो उस पर भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ही आपत्ति हो रही है। कांग्रेस आला कमान करे तो क्या करे? आपका जवाब हम लेंगे, उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। संगीता जी, आप ही का रुख करेंगे। बताइए, आप जो तमाम बातें कह रही हैं, तो अब कांग्रेस आला कमान के सामने भी तो यही दुविधा है कि वो करे तो करे क्या, नई पीढ़ी को कैसे मौका दें और फिर पुरानी पीढ़ी को कैसे खुश रखें? जी बिल्कुल पल्लवी जी, देखिए पहले हरीश रावत जी जो उत्तराखंडियत की बात करते थे, हाँ, आज वो क्षेत्रवाद की बात कर रहे हैं और गढ़वाल और कुमाऊं की बात कर रहे हैं। जब कांग्रेस ने सभी पद जो अपने बनाए वो कुमाऊं से बना दिए, तो जब पहले गढ़वाल से पद बनाए गए थे तो ये चीज देखने को नहीं मिली और कांग्रेस में नहीं कहा गया, तो आज ये स्थिति क्यों क्षेत्रवाद की सामने आ रही है? तो पूरे उत्तराखंड को साथ लेकर चलने की बात करने के बजाय कांग्रेस जो है वो उसके अपने ही लोग उसे गढ़वाल और कुमाऊं में बांटने की बात कर रहे हैं। तो ये लोग किस तरह से विकास की बात करेंगे और किस तरह से पूरे उत्तराखंड को साथ लेकर के चलेंगे? तो कहीं ना कहीं इनका हाईकमान भी असमंजस की स्थिति में है। जैसा आपने कहा कि वो करे तो क्या करे और किसको पद पर बिठाए और किसको पद से हटाए, वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं। तो और आपस की इनकी खुद ही विधायक कहने लगते हैं कि हम अलग से पार्टी बना लेंगे। 13 विधायक बीच में सुनने में आ रहा था कि अलग से पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं। तो भाई जीतते ही कांग्रेस की बाद में अलग पार्टी बनाने की बात करने लगते हैं। तो विकास के जो मुद्दे में या उत्तराखंड को विकास की ओर ले जाने की बात है, ये कोई नहीं सोच रहा अपना विकास कैसे करना है। सबको अपने लिए पद चाहिए, अपने विकास की बात चाहिए, अपने लिए कुर्सी चाहिए। बाकी उत्तराखंड का क्या हो रहा है ये किसी को नहीं चाहिए कि 19 सीटें कांग्रेस को दी हैं तो एक मजबूत विपक्ष का काम करे और जनता की आवाज को सड़क से लेकर के सदन तक पहुंचाए, क्योंकि सदन में पहुंचाने की जिम्मेदारी उन्हें जनता ने दी है और वो बिल्कुल भी नहीं हो। आज जैसे कि महंगाई के मुद्दों से लड़ रहे हैं, बेरोजगारी से लड़ रहे हैं, क्योंकि भाजपा ने सरकार बना ली, लेकिन 1 महीने से ज्यादा का समय बीत गया है, अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिला है कि भाजपा ने कुछ काम किया हो, मुख्यमंत्री जी ने कुछ काम किया हो। सिर्फ यही चल रहा है कि मुख्यमंत्री जी चुनाव कहाँ से लड़ेंगे, कौन सी सीट से मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़ेंगे, किस सीट को खाली कराया जाएगा। तो सारा ध्यान इसमें है कि माननीय धामी जी को चुनाव कहाँ से लड़ना है और जीतना है, लेकिन उत्तराखंड के बारे में सोचना है। 1 महीने का लंबा वक्त बीत गया, समय बर्बाद हो रहा है, इस ओर भाजपा भी ध्यान नहीं दे रही है। सत्यवीर जी, आपका रुख कर लेती हूँ, उसके बाद में शोभाराम जी आपके पास होंगे। बताइए सत्यवीर जी। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, आदरणीय प्रवक्ता कह रहे हैं कि भाई हमारे ऊपर लगा कि 1 महीने सरकार को होने वाला है कि हमने कुछ नहीं किया। अगर ये हमारे कार्यों पे ध्यान देते, वनस्पत की अपने जो ये केजरीवाल पे ना ध्यान देकर उत्तराखंड की जो सरकार है उसके कामों पे ध्यान देते तो ये इस तरह की बातें नहीं करती। भाई हमने 5 जनवरी को जिस प्रकार से कर्मचारी, पूर्व अध्यक्ष थे एक सफाई कर्मचारी को जिनको पर्यावरण मित्र बोलते हैं, उनकी दुविधा थी कि भाई 3 संवर्गों में वो काम करते हैं और उनका वेतनमान अलग अलग है। तो हमने अब चुनाव आयोग उस समय क्या हुआ कि चुनाव आचार संहिता लग गई थी, उस समय नहीं हो सकता था, मगर हमने जैसे ही सरकार का गठन हुआ हमने सबको एक ही वेतनमान पूरा करने का कार्य किया। तो ये किसके लिए फायदेमंद हुआ, ये किस सरकार ने कार्य किया। दूसरा, उसके बाद बताऊंगा मैं कि बुजुर्गों की जो पेंशन बढ़ाने के लिए, विधवा की जो पेंशन बढ़ाने के लिए और जो एक ही को मिलती थी हमने दोनों को देने का काम किया। दिव्यांगों को जो पेंशन है हमने बढ़ाने का काम किया। तो वे किसके हित में हुआ, उत्तराखंड की जनता के हित में हुआ। जिस प्रकार 4 धाम की यात्रा के लिए प्रत्येक दिन नए नए कार्य किए जा रहे हैं और जहां कमियां रह रही है उस कमियों को पूरा किया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में जो पर्यटक आएंगे उनको दिक्कत ना हो। निरंतर इस पे हमारे मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी और पूरी सरकार इस पे ध्यान लगाए हुए हैं
कि जो उत्तराखंड की जो छवि है पूरे प्रदेश में और राष्ट्रीय स्तर पे भी जो छवि है, उस छवि को धूमिल ना हो, अतिथि देवो भव की जो हमारी हमेशा से एक कार्य पद्धति रही है उस वो बनी रहे। और जिस प्रकार से यहाँ पर्यटक आएगा आर्थिक रूप से यहाँ मजबूत करके जाएगा। और हमने जिस प्रकार से अभी हमने कहा था कि डबल इंजन की सरकार है, तो केंद्रीय मंत्री जो हमारे हैं नितिन गडकरी जी ने, आपने देखा होगा पोटा से या बल्लभपुर से पोटा साहिब के लिए 1093 करोड़ देने का बजट का कार्य किया। तो ये सब कार्य धरातल पे अगर देखेंगे, ये अरविंद केजरीवाल पे ध्यान ना देके उत्तराखंड की सरकार क्या कार्य कर रही है और क्या कमी रह गई है उस पर अगर ध्यान देते तो इस प्रकार की बातें ना थी। हम तो कहते हैं कि सरकार में कमियां हो सकती है, मगर उन कमियों को गिनाने वाला भी तो होना चाहिए कोई। मगर इनकी तरफ से ऐसा कोई सुझाव नहीं आता जिससे कि सरकार भी इस तरफ ध्यान दे। मगर हमारी सरकार इतनी सचेत है कि उत्तराखंड की जो जन आकांक्षाएं हैं उस तरफ निरंतर कार्य कर रही है और आने वाले समय में हम सारे कार्य करेंगे और इस उत्तराखंड को नंबर 1 उत्तराखंड बनाने में हम अग्रसर हैं और बना के रहेंगे। संगीता जी, देखिए, ये कह रहे हैं कि यहाँ पर्यटक आएंगे, तो हम भी यही चाहते हैं कि यहाँ पर्यटक आए। तो पिछले दिनों नैनीताल क्षेत्र में पानी की समस्या से वो जूझ रहा है। पिथौरागढ़, चंपावत जिला पानी की समस्या से जूझ रहा है। तो पर्यटक आएंगे वो ये लेकर के ना जाए कि उत्तराखंड जो प्राकृतिक संसाधनों से बिल्कुल मजबूत प्रदेश है और जहाँ सबसे ज्यादा नदियां बहती है, वहाँ के लोग पानी के लिए त्राहीमाम है, पीने के पानी के लिए त्राहीमाम है, तो वो ये लेकर के भी दूसरे राज्य में ना जाए। तो आप जो जमीनी मुद्दे हैं या जो सबसे ज्यादा मूलभूत सुविधाएं हैं उन पर भी काम कीजिए। एक पानी जैसी समस्या से अगर 21 साल बाद भी जनता को यहाँ जूझना पड़ रहा है तो ये बहुत ही शर्म की बात है यहाँ की सरकारों के लिए। तो सत्यवीर जी, केवल बातें करने से काम नहीं चलेगा, जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन पर भी काम कीजिए, बेरोजगारी पर भी काम कीजिए। और धामी जी तो चुनाव लड़ लेंगे जिस सीट से उन्हें आपको लड़वाना होगा। अब उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। मैं टिप्पणी करना चाहूंगा इस विषय पे कि आप जो बात कह रहे हैं कि हमने 4 धाम यात्रा पर ये काम कर दिया, पेंशन बढ़ा दी। पेंशन तो कांग्रेस के टाइम पे दोनों आदमियों को मिलती थी। आपकी जब सरकार आई थी आपने एक आदमी की पेंशन बंद कर दी थी, एक की खाली कर दी थी आपने। ये तो कांग्रेस का श्रेय था, कांग्रेस ने तो ये किया। आप कह रहे हैं कि सड़कों की हालत देख लीजिए, देहरादून में पानी की किल्लत देख लीजिए। अरे आपको जो ध्यान देना चाहिए था बेरोजगारी पे, महंगाई पे, इस चीज पे तो आपने ध्यान दिया नहीं। आपने चुनाव जीतने के बाद पब्लिक को सबसे बड़ा इनाम दिया महंगाई और बेरोजगारी, और ये इस तरीके से आप इनाम दे दिया आपने पब्लिक को एकदम, जो है कि हम चुनाव जीत गए, अब ये हमारी तरफ से आपको गिफ्ट है। आपने उनको जो है महंगाई और बेरोजगारी से उस तरफ आपने कोई ध्यान नहीं दिया। आप जो है मैं उसकी 4 धाम की यात्रा की बात करें, आप अपनी पहले सड़कों की हालत को देख लीजिए। देहरादून में सड़कों की क्या हालत है, आप यहाँ पर पानी की क्या किल्लत है, आप राजधानी में देख लीजिए क्या हालत है कि कितनी सड़कें मैं देहरादून के अंदर गिना दूं कि जो पता ही नहीं लगता कि सड़क है या सड़क में गड्ढा, गड्ढे में सड़क है। आप देखिए जो मेन चीज है, आपको बेरोजगारी पे, महंगाई पे आपको इस पे कंट्रोल करना होगा, तभी जो है प्रदेश को जो है ना जनता को कोई फायदा मिलेगा। आप इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे, आप इधर उधर ध्यान भटकाने की बात जरूर करते हैं। कभी सिविल कोड पे बात करते हैं, कभी किसी चीज पे बात करते हैं। अरे सिविल कोड की भी हम बात करते हैं तो आप जो है ना आप प्रधानमंत्री जी से कह दीजिए हर स्टेट में लागू करें, एकदम हो जाएगा तुरंत। आपको चिंता होगी कि आप देवभूमि से शुरू करेंगे। अरे आप जो है प्रदेश से वो लिख के भेज दीजिए, आपके केंद्र में मोदी जी बैठे, ये तुरंत लागू करें, हर स्टेट में लागू कर दे, हो जाएगा। ठीक है, आप वो काम क्यों नहीं कर रहे हैं? लेकिन आपने वो काम करना जो होने वाला नहीं है। जवाब दे रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं शुभराम जी। ध्यान नहीं देना इन चीजों को, आप नहीं ध्यान देना। पेट्रोल के दाम कहाँ से कहाँ पहुंच गए, महंगाई कहाँ से कहाँ पहुंच गई, कैश के दाम कहाँ से कहाँ पहुंच गए, आपने इस पर तो ध्यान नहीं दिया ना। जो ध्यान देने की बात है, आपने पब्लिक को तुरंत इनाम तो जरूर दे दिया, महंगाई का, बेरोजगारी का, गैस सिलेंडर का, पेट्रोल का और जो डीजल के दाम कहाँ से कहाँ पहुंचा दे, इस पर आपने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, और जवाब ले चुनाव लेते हैं लड़ने की बात, आप चंपावत से धामी जी चुनाव लड़ रहे हैं, अच्छी बात है, लड़े, मुख्यमंत्री है हमारे, और लेकिन आपको वॉकआउट नहीं मिलेगा। कांग्रेस भी वहाँ बहुत अच्छी तरीके से चुनाव लड़ेगी। संगीता जी ने हरीश रावत को लेकर भी बयान दिया था, उस पर आपने अभी तक कोई रिएक्शन नहीं दिया। तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा। वो बोल रही है कि उत्तराखंडियत की बात करने वाले हरीश रावत अब कुमाऊं और गढ़वाल की बात कर रहे हैं। उत्तराखंडियत कहाँ गए? अब आपने 2 हिस्सों में बांट दिया क्या? चलिए पहले चौहान जी का जवाब ले लेते हैं, उसके बाद मैं लौट रही हूँ शुभाराम जी आपके पास। बताइए सत्यवीर। कांग्रेस ने बहुत
मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा। आपने हरीश रावत पे भी प्रश्न किया था। हाँ। मैं आपकी डिबेट में पहले भी एक बार बात कर चुका हूँ कि इस उत्तराखंड को पहले तो कांग्रेस बनाना नहीं चाहती थी, फिर इस उत्तराखंड को गढ़वाल और कुमाऊं में किसने बांटने का काम किया? कांग्रेस ने। ठाकुर और ब्राह्मण में बांटने का काम किया किसने किया? इस कांग्रेस ने। पहाड़ और तराई के क्षेत्र बांटने का काम किया इस कांग्रेस ने। वही दुविधा आज इनके सामने प्रतिबिंब बन के खड़ी हो गई है। दूसरा, आपने कल परसों ही देखा हरीश रावत गंगा स्नान हरिद्वार गए थे तो बोले कि देहरादून से हरिद्वार का सफर बड़ा आरामदायक रहा। अब ये रोडों की बात कर रहे थे तो अब इनसे ही पूछ लीजिए शोभाराम जी से कि भाई हरीश रावत जी को आरामदायक सफर क्यों मिला? वो इसलिए मिला कि जिस प्रकार की आज रोड बनी हुई है कि यही नहीं पता चलता कि देहरादून से हरिद्वार कब पहुंचे। अब या तो हरीश रावत सही है या शोभाराम सही थे या इनकी कांग्रेस सही है। अब ये अपने आप फैसला कर ले, इसीलिए इनके भीतर अंदर कलह हो रही है। दूसरा, हरीश रावत का भी आपने नाम लिया। हरीश रावत ने अभी 2 दिन पहले ट्वीट किया और मीडिया को भी बयान दिया उन्होंने कि हम एक मजबूत कैंडिडेट उतारेंगे धामी जी के खिलाफ। मैं तो कहता हूं खुद ही उतर जाए। कल को ये दोष ना लगाए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जब हमारी प्रचंड विजय होगी कि ये बोलेंगे हमने बहुत बहुत नॉर्मल कैंडिडेट उतार दिया था, हल्का कैंडिडेट उतार दिया था। हम उस तरह का बिल्कुल भी आगे सुनने को हमें खुशी नहीं मिलेगी। हम तो चाहते हैं खुद ही हरीश रावत उतर जाए और सारी दुविधा खत्म हो जाए। कौन मजबूत था कौन मजबूत नहीं था, किसकी जीत हुई किसकी जीत नहीं हुई है। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा, अभी आम आदमी के प्रवक्ता कह रहे थे कि यहाँ पानी की दिक्कत है, पहाड़ों के वो क्षेत्र गिना दिए, पिथौरागढ़ से लेके वो इधर के पूरे मुंशियारी तक गिनवा दिए। मैं इनको ध्यान देना चाहता हूँ, इनकी स्मरण शक्ति में ध्यान दिलाना चाहता हूँ। भूल जाते हैं जब कोविड की जब महामारी आई थी, जब केजरीवाल जी घर के अंदर जाके घुस गए थे और हमारे गृह मंत्री जी खुद गए थे वहां पर और हॉस्पिटल के अंदर, फिर वो खुद उनको कोविड हो गया था। तब दिल्ली के जितने भी उत्तराखंड के नागरिक थे उनको किस हालत में छोड़ दिया था और उनको पानी तक देने के लिए तरस गए थे। और उत्तराखंड के नहीं मात्र बिहार के, उत्तर प्रदेश के सारे, तब वो और इवन उत्तराखंड के ही नहीं दिल्ली के लोग भी यहाँ आए थे और यहाँ का पानी का आचमन कर रहे थे। मैं चाहता हूँ जो पिछली सरकार थी उस समय उत्तराखंड में केवल 7% नल के द्वारा जल पहुंचता था। जब हमारी सरकार का टेन्योर खत्म हुआ तब 45% के लिए बड़े आप लोगों को ऐड तो बहुत छपा देते हैं, एडवर्टाइजमेंट बहुत पैसा खर्च कर देते हैं, पर उस योजना के लिए काम कितना होता है धरातल पर ये आप देखते ही नहीं है। मेरे मित्र और बरसात के समय हम तो उस दिशा बढ़ चुके हैं, उनको वो दिक्कतें भी ना हो। दूसरा मैं इनको बताना चाहूंगा, जब उत्तराखंड की बात करते हैं तो मैं सबसे पहले दूरस्थ क्षेत्रों में जाना चाहूंगा जो पहाड़ की भौगोलिक स्थिति को देख के जहाँ की बरसात के समय दिक्कत होती है। मैं कहना चाहता हूँ ये शर्म की बात है, 70 साल इस देश को आजाद होके हो गए थे, प्रधानमंत्री को लाल किले की प्राचीर से बोलना पड़ता है कि प्रत्येक घर में शौचालय होना चाहिए जिससे हमारी नारी शक्ति का सम्मान बना रहे। जो उनको बाहर जाके आपकी सरकार और कांग्रेस की घर में शौचालय है और वो उत्तराखंड की सरकार ने इतना अच्छा साथ दिया केंद्र सरकार का, जिस प्रकार से ये कार्य हो चुके। हम तो हर एक कार्य कर रहे हैं, इसीलिए हमने डबल इंजन की सरकार का नाम दिया है। और आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं, आने वाले समय में उत्तराखंड सबसे आगे आने वाला राज्य होगा। दूसरा, कांग्रेस का ये स्थिति है, उसके लिए बिखराव का सबसे बड़ा कारण है कि जिस प्रकार से उसने अंतरकलह पूरे भारत के अंदर करी थी, जातियों में बांटा, वर्गों में बांटा, समाज को बांटा, तुष्टीकरण की राजनीति अपनाई। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है और कांग्रेस अपने आप सतल में जाती कर रही है। हमारे एक ही ध्येय है कि सरकार से सरकार के कामों को निचले स्तर तक पहुंचाना है, अंतिम स्तर पर बैठे व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ दे, जिससे सरकारी योजना सही दिशा में जा सके। कितनी डिग्री कॉलेज बनाए आपने, कितनी यूनिवर्सिटी बनाई आपने, कितने हॉस्पिटल बनाए, आप मुझे बता दीजिए। एक का भी नाम बता दीजिए जो दिखाई दे रहा है कांग्रेस एक एक करके बात कर लेते हैं। छांटने का काम करते हैं आप लोग, करते हैं, कांग्रेस कभी इस तरह की काम नहीं करती है। आप लोग करते हैं इस चीज की, पब्लिक का ध्यान बांटने के लिए आप उल्टे सीधे काम कर देते हैं, ध्यान डाइवर्ट कर देते हैं। जो काम करना वो आप करते नहीं है, ध्यान डाइवर्ट जरूर कर देते हैं। अच्छा, शोभाराम जी आपने तो आप नहीं करेंगे। आपने बोला था कि आपकी पार्टी का एक भी विधायक बीजेपी में शामिल नहीं होगा। आप सवाल सुन लीजिए शोभाराम जी, कंटिन्यू बोले जा रहे हैं। क्या चीज हो रही है ये कोई, इस पर आप किसी तरीके से ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, कांग्रेस तो सुनती नहीं है, तो इसी प्रकार से वो आपके पैनल पे आके बोलेंगे। कम से कम आप तो चलिए ठीक है,
बेच दिया, 400 रुपए का सिलेंडर 1000 रुपए पहुंचा दिया। सिलेंडर तो चुनाव हो रहे थे, वहां पे जो बोर्ड लगा रखे थे चुनाव के लिए, टेबलें लगा रखी थी, वहां पर आपने चुनाव वहां पर सिलेंडर रखे, क्या उस सिलेंडर का वो तो जनता ने नकार दिया ना, जनता ने हमारे कामों पे मोहर लगाई। मेरे मित्र, आप अंदर इतनी हिम्मत होती तो चुनाव जब चल रहा था उस समय रेट बढ़ाते ना, पेट्रोल के, डीजल के, अपने ऊपर ध्यान दो, किस प्रकार की स्थिति हो रही है। कल क्या गणेश कोरियाल इनके पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने किस प्रकार से प्रदेश प्रभारी का अपमान किया, और नीव वर्तमान जो उनके अध्यक्ष हैं, जो नए नवेले बने हैं, किस प्रकार से उनका किया, किस प्रकार से उनका उन्होंने अपमान किया। उन्होंने बोला कि यहाँ मुझे हटाने के लिए किस प्रकार की अंदर, किस प्रकार की रणनीतियां, किस प्रकार के कलह पैदा किए गए, किस प्रकार से षड्यंत्र रचे गए। अगर ये उन चीजों पे ध्यान देते तो आज ये कांग्रेस की स्थिति ना होती। और गणेश गोत्याल जी, उन्होंने ये बोला कि जहां हम खड़े रहते वहीं लाइन शुरू हो जाती है। अब ये लाइन में 13 विधायकों वाली समझू, 19 विधायकों वाली समझू, 11 विधायकों वाली समझू, या नेता प्रतिपक्ष वाली समझू। शोभा राम जी का जवाब देंगे। सर, एक छोटे से ब्रेक के लिए पहले हमें यहाँ पर रुकना है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। शोभा राम जी, आप ही का रुख करेंगे। सर, आप बोल रहे थे कि हमारी पार्टी में से कोई भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहे हैं? ये जो दल बदल को लेकर कानून बना था और उस कानून के तहत अगर देखा जाए, पूरा आंकड़ा बिठाया जाए तो 19 में से 13 विधायक टूटने चाहिए, तब जाकर इनकी विधायकी बच पाएगी। अब क्या वो 13 विधायक नहीं मिल पा रहे हैं टोटल, ताकि इनकी विधायकी बची रहे, इस वजह से नहीं जा रहे? नहीं तो हरीश धामी तो कब से मोर्चा खोले बैठे हैं, और भी कई विधायकों के नाम है। आवाज मिल रही है शोभा राम जी? आवाज नहीं पहुंच रही है शोभा राम जी तक। सत्यवीर जी, आपका रुख करूंगी। मैं एक चीज आपसे भी जानना चाहती हूँ सर, ये बातें बहुत जोर पकड़ रही हैं कि बहुत से विधायक आपके संपर्क में हैं कांग्रेस पार्टी के। देखो, राजनीतिक अगर और सार्वजनिक जमीन रहते हैं तो ये संपर्क रहना ना रहना ये कोई बड़ा विषय नहीं है। विधायक तो देखो, सरकार है, सरकार के माध्यम से वो अपने क्षेत्रों में कार्य करवाना चाहते हैं तो उस माध्यम से भी संपर्क में रहेंगे। दूसरा, अगर कोई उनके यहाँ कोई ऐसी समस्या है तो उस विषय को लेकर संपर्क में रह सकते हैं। बाकी अभी तक का ऐसा कोई अभी तक हमारे पास कोई सूचना नहीं है कि भाई वो हमारे यहाँ आना चाहते हैं, नहीं आना चाहते हैं। आना चाहते हैं तो बिल्कुल आए, और बिना हमारे यहाँ जो भी आता है उसको पहले ही पता है, बिना महत्वाकांक्षा के आना पड़ेगा, एक कार्यकर्ता के रूप में आना पड़ेगा और कार्य करना पड़ेगा। और उसकी क्षमता के आधार पर जब संगठन को लगेगा उसको वो दूसरे कार्य सौंपे जाएंगे। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, अभी शोभा राम जी कह रहे थे कि कॉमन सिविल कोड का इन्होंने ये एक नया वो लिया है। इनकी दिक्कत कॉमन सिविल कोड से ये है कि जिस प्रकार का ये गेम खेल रहे थे, इधर से टोपी पहना उधर से टोपी ना, वो गेम खत्म होने वाला है इनका। क्योंकि इनका इसीलिए था कि जिस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर, अब जब यहाँ पर ये देखें म्यांमार में जो कोई घटना घटती है वो बांग्लादेश में ना रहकर वो या दूसरे देशों जो अगल बगल के देश है वहां पर ना रह के रोहिंग्या सीधा यहाँ उत्तराखंड में आता है, दिल्ली में आता है, जम्मू कश्मीर में आता है। अब वो इन्होंने इनका वोट बैंक बन गया है, उसको कैसे इस सिविल कोड जब आएगा तो उसके अंदर ये सब जांच की विभिन्न तरह की जांचें होगी, उसके वो बाहर निकलेंगे, वो वोट खत्म होंगे। और उत्तराखंड में जिस प्रकार के इन्होंने चुनाव में मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे मुद्दे उठाए वो सब खत्म हो जाएंगे और एक ऐसी यूनिवर्सिटी का निर्माण होगा जिसमें सभी वर्गों के लोग अपना अध्ययन कर सकेंगे। तो आने वाले समय में उसके व्यापक परिणाम आएंगे जो उत्तराखंड के नागरिकों के हित में होगा और दूसरे राज्यों के लिए प्रेरणा का कार्य करेगा। अब यही इनकी पीड़ा है कि अगर ये इस तरीके का आ गया तो आने वाले समय में कांग्रेस के अंदर तो बिखराव है ही, तो आने वाले समय में कांग्रेस ही खत्म हो जाएगी। हमें तो केवल इतना ही ध्यान रखते हुए कार्य करना है कि उत्तराखंड की जनता को किस प्रकार से सहूलियत मिल सके। बाकी इनका अंदरूनी मामला है, चाहे किसी तरह की फूट करे, कुछ भी करे। मैं एक आपको अपडेट देना चाहता हूँ, अभी 2-3 दिन पहले ही जिस प्रकार का घमासान उत्तराखंड में हुआ उसी प्रकार का मध्य प्रदेश में भी हुआ। आवाज मिल रही है आपकी सत्यवीर जी? फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है सत्यवीर जी की, दोबारा पैच करवा लीजिए। संगीता शर्मा जी,
इस घमासान का अर्थ क्या है और इस घमासान से किसे फर्क पड़ रहा है? क्या उत्तराखंड की जनता को कोई फर्क पड़ रहा है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर क्या चल रहा है? देखिए पल्लवी जी, उत्तराखंड की जनता ने जिन भी सीटों पे कांग्रेस को जिताया, इस सीटें कांग्रेस के पार्टी। आज जब वो घमासान चल रहा होगा तो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र के लोगों को बहुत दुख हो रहा होगा कि हमने इनको जिताया और उस समय ये नहीं पता था कि सरकार किसकी बनेगी। ठीक है, अब भाजपा की सरकार बनी, जनता ने उनको फुल बहुमत दिया, लेकिन जब एक विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए कांग्रेस को बनाया, जिससे कि जनता की आवाज बन करके वो उनकी बात को सदन तक ले जाएं और लगातार उनकी बात करें, लेकिन लगातार तो ये घमासान देखने को मिल रहा है। और अगर ऐसा हो जाता है तो ये जनता के साथ बहुत बड़ा छलावा होगा। पहले भी हमने देखा कि 9 विधायक किस तरह से भाजपा के साथ चले गए थे और लोकतंत्र की हत्या हुई। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस लगातार जनता के प्रति ना सोच करके केवल अपने प्रति सोचती है और इसके विधायक जो हैं दल बदलने में बिल्कुल भी समय नहीं लगाते और अपने हित के लिए दूसरे दल में चले जाते हैं। तो ये जनता के साथ बहुत ही अन्याय है और इसी का शिकार लगातार उत्तराखंड की जनता होती आई है। इसीलिए उत्तराखंड का 21 वर्षों में भी जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। वरना आज जो उत्तराखंड की ये हालत है वो इस तरह से ना होती अगर यहाँ के नेताओं ने, विधायकों ने ये सोचा होता। और देखिए, अगर मैं महंगाई की भी बात करूं तो महंगाई के मुद्दे को भी इस तरीके से शायद कांग्रेस उठा नहीं पाई विपक्ष के पटल पर भी, जिससे कि चुनावों में कुछ फर्क पड़ता या कुछ होता। और महंगाई का जो मुद्दा है, हम जनवरी की बात करें तो उत्तराखंड 8वें नंबर पे था और जनवरी से अभी केवल अप्रैल आते आते वो 14वें स्थान पर आ गया है महंगाई के मामले में। तो इस ओर तो ध्यान ही नहीं है। जनता त्राहिमाम है, चाहे वो हम सिलेंडर के दाम की बात कर लें। इन्होंने आते ही क्या काम किया, सीधे बिजली और पानी के रेट बढ़ा दिए, जबकि बिजली और पानी के रेट जो है वो सबसे कम होने चाहिए उत्तराखंड में, क्योंकि ये ऊर्जा प्रदेश है। तो हम ये किस बात का ऊर्जा प्रदेश, हम बहुत गर्व से कहते हैं कि उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश है और हम यहाँ रहते हैं, लेकिन हम ही सबसे ज्यादा महंगी बिजली की दरें भुगतान करते हैं, सबसे ज्यादा बिल देते हैं। तो यहाँ की जनता को तो मुफ्त बिजली मिलनी चाहिए और वही सबसे ज्यादा महंगी बिजली है, और वो भी 3-3, 4-4 घंटे के पावर कट लग जाते हैं। 24 घंटे पूरी तरह से बिजली भी नहीं मिल पाती। पानी के लिए त्राहिमाम है, जबकि सारी नदियां यहाँ हैं और पानी का बिल लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह से जनता को महंगाई की मार जो पड़ रही है ये भाजपा की सरकार में, भाजपा के तंत्र में, तो इस पर इनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं। हम डीजल पेट्रोल की बात करें तो लगातार बढ़ता जा रहा है। हिमाचल में उन्होंने बिजली सस्ती की, हिमाचल प्रदेश में भी इनकी सरकार है, हिमाचल प्रदेश में बिजली की दरें जो है वो और वहाँ फ्री बिजली देने की भी बात की गई। तो उत्तराखंड में भी ये उस नियम को लागू क्यों नहीं करते हैं? उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश होने के बाद भी इतना बिजली का बिल क्यों भरे? तो उसके लिए भी तो भाजपा को सोचना चाहिए और यहाँ पे इनकी सरकार को इस क्षेत्र में भी कोई पुख्ता योजना बनानी चाहिए और इस क्षेत्र में काम करना चाहिए, ना कि महंगाई से त्रस्त यहाँ की जनता को ये कर दें। तो कांग्रेस और भाजपा जो लगातार मिलकर के उत्तराखंड के विकास में एक अवरोध की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, तो अब वो समय नहीं है। 5 साल पहले भी आपको मौका दिया, फिर जनता ने 5 साल आपको दिए हैं, तो पिछले 5 साल तो केवल आपने मुख्यमंत्री बदले, लेकिन अब जनता की ये आशा है कि अब 5 साल आप काम करेंगे और उत्तराखंड को एक विकास की ओर लेकर के जाएंगे। और चाहे सत्यवीर जी आप हो या मैं हो या फिर शोभा राम जी जो यहाँ बैठे हैं वो सब यही चाहते हैं कि उत्तराखंड का विकास हो। तो सबको एक साथ यही सोचना पड़ेगा कि उत्तराखंड का विकास कैसे हो, उत्तराखंड के लिए क्या अच्छी योजनाएं बने, उत्तराखंड की जनता को कैसे सारी मूलभूत सुविधाएं मिले, उत्तराखंड की जनता को कैसे फायदा हो। तो जब तक हम इस बारे में नहीं सोचेंगे तब तक उत्तराखंड की जनता यूं ही त्रस्त रहेगी और नेता मंत्रियों का विकास होता रहेगा। और कांग्रेस का अंतरकलह अगर ऐसे ही चलता रहा तो सदन में जनता की आवाज भी उठाने वाला कोई नहीं दिखेगा। ठीक है सत्यवीर जी, आखिरी कमेंट जल्दी से 2 लाइन में चाहूंगी सर, क्योंकि समय बहुत कम है। चाहूंगा ये ऊर्जा की बात कर रहे थे, जो दिल्ली आज रोशन हो रहा है वो उत्तराखंड के बलबूते ही रोशन हो रहा है। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बात कर रहे थे पानी की, उत्तराखंड ही आपको पानी दे रहा है और दिल्ली की जनता को जिस प्रकार से आपने पानी ना देके उनको शराब दी है घर घर तक, और वहाँ की माँ बहन बेटियां रो रही है, वो आने वाले समय में आपके लिए काल बनकर आएगा। और दूसरा 5 सालों में हमने सरकार ही नहीं चलाई है, उत्तराखंड की दिशा और दशा बदली है। वो आने वाले समय में आप पर्यटकों के माध्यम से देखने को मिलेगा जब वो यहाँ से जाएंगे। और चलिए सर, हम उम्मीद यही करते हैं कि उत्तराखंड में विकास की इबारत ऐसे ही लिखी जाती रहे। फिलहाल आप तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया, चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। और इसी के साथ उत्तराखंड का महासंग्राम में भी फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।